इसराइल का मोटिव क्या है, ईरान को डिस्ट्रॉय करना है। इस वक्त मामला इसलिए खराब होते जा रहे हैं क्योंकि ईरान वन टाइम में 7 कंट्रीज के साथ लड़ रहा है। ईरान का कामयाब होना हम सब की कामयाबी है, वरना मार्क माई वर्ड्स यही पाकिस्तान होगा, यही अरब दुनिया होगी और यही खामोश जुबानें होंगी और हम तड़पते फिर रहे होंगे क्योंकि इन्होंने हमारी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी हमारे से वापस लेनी। याद रखिएगा, अफगानिस्तान की सरजमीन से हमेशा क्यों कामयाब नहीं हुआ अफगानिस्तान एज अ कंट्री, क्योंकि जब उनके मुल्क से कोई चला जाता है थक हार के लड़के वो आपस में लड़ने लगते हैं। और उसके बाद हमारे मुल्क में एक ऐसी चुप है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मिस्टर शहबाज शरीफ साहब जो ऐसे करके कहते थे, मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप यू आर द मैन ऑफ द पीस, यू आर द मैन दिस सेंचुरी नीड्स द मोस्ट। व्हाट अ क्रैप, क्या आपने फजूल बात। अब आप देख रहे हैं किस तरह मुसलमानों के खून से होली खेली जा रही और आप एक साइलेंट मोड में बैठे हैं, आपसे एक बयान नहीं दिया जा रहा, आपसे इसराइल का नाम नहीं लिया जा रहा। ये पाकिस्तान है कि बनाना रिपब्लिक है? जब आपने 80s में अफगानियों को अपने साथ जोड़ा, उसके बाद पाकिस्तान के अंदर मंशियात भी आई, पाकिस्तान में अंदर क्लैशिंग ऑफ कल्चर भी आया। अफगानियों के साथ हमने फिर ट्रेड एग्रीमेंट कर लिया, तालिबान गवर्नमेंट को तस्लीम कर लिया, फिर कंधार हाईजैक वाकया हुआ, हिंदुस्तान का जहाज वहां पे आया, उसके बाद 9/11 हुआ। किधर है अमेरिकन सिक्योरिटी? वेयर आर अमेरिकन बैटरीज? अगर ईरान पेनिट्रेट कर रहा है आयरन डोम को, अगर ईरान पेनिट्रेट कर रहा है डेविड स्लिंग को, अगर ईरान पेनिट्रेट कर रहा है पेट्रियट को, अगर ईरान पेनिट्रेट कर रहा है थार्ड को, तो दैट मींस अमेरिकन्स एंड इजरायलीज आर नॉट इनविंसिबल, वी कैन हिट देम वेरी हार्ड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू जहान पाकिस्तान, वेलकम बैक टू अनदर पॉडकास्ट। आज हमारे साथ मौजूद हैं एक सीनियर एनालिस्ट एंकर पर्सन हमज़ा साजिद राना, और आज हम इनसे बात करेंगे मिडल ईस्ट में होने वाली सिचुएशन के बारे में कि किस तरह ये सिचुएशन पूरी दुनिया के लिए एक बहुत ख़तरनाक बात है और इसका क्या रिज़ल्ट होंगे, इसके क्या इम्पैक्ट होंगे मुसलमानों, पाकिस्तानी कौम पर, मिडल ईस्ट पर और दुनिया जहान की हर मुल्क में। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप सर? अल्लाह का शुक्र। सर आपका क्या थॉट्स है इसके बारे में कि वर्ल्ड वॉर 3 की ये अलार्मिंग सिचुएशन जो शुरू होने वाली है, आपकी क्या थॉट्स हैं इसके बारे में? अच्छा, प्राइमरीली अगर हम बात करें जी ईरान के ऊपर और अगर जी हम जी देखें मिडिल ईस्ट रीजन के अंदर जिसके अंदर अब ये सिचुएशन बिल्डअप हो रही है, हम्म अभी अमेरिका और इसराइल ने मिलकर अटैक किया और जी एक बहुत बड़ी अफसोसनाक खबर है हम्म कि सुप्रीम लीडर जो हैं ईरान के जी जी आयतुल्लाह अली खामनाई, उनकी शहादत हो गई। अब उसके बाद अगर हम देखें जो इस वक्त उनके कौमी सलामती के मुशीर हैं अली जी जी लारिजानी जो हैं, जी जी उनकी जो हम स्टेटमेंट्स देखें और इस वक्त जो सिचुएशन बिल्ड हो रही है खित्ते में उसको देखें तो हमें एक चीज़ साफ समझ में आती है कि इसराइल का मोटिव क्या है, ईरान को डिस्ट्रॉय करना है। जी अब डोनाल्ड ट्रंप की आप स्टेटमेंट देख लें, उन्होंने कहा है कि हम्म हम ईरान की जो पूरी नेवल बेस है हम्म उसको उड़ाने जा रहे हैं। जी 9 जहाज इस वक्त तक सिंक हो चुके हैं। जी अभी लेटेस्ट अपडेट ये है कि कुवैत के अंदर अमेरिका का F-15 फाइटर जेट भी गिर चुका है। अच्छा कहने का मकसद सिर्फ ये है कि इंस्टेबिलिटी इज ऑन इट्स पीक इन द रीजन। यार और ईरान को इस वक्त अगर देखें तो बैकलैश का सामना है अरब मुल्कों की तरफ से। जी आपको पता है कल रात भी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने पूरी अपनी जो सफारती अमला उसे वापस बुला लिए। अच्छा इस वक्त मामला इसलिए खराब होते जा रहे हैं क्योंकि ईरान वन टाइम में 7 कंट्रीज के साथ लड़ रहा है। जी ठीक है, जी अगर हम कहें जी कि सऊदिया या यूएई या जो क्या नाम लेते हैं बाकी जो गल्फ रीजन के मुल्क हैं जिसमें ओमान आता है, जॉर्डन आता है और कतर आता है और बाकी बहरीन आता है, इनका कोई कसूर नहीं है। तो इट्स अ वेरी फॉल्स थिंग। फर्स्ट टाइम फर्स्ट थिंग आई वांट टू मेंशन कि इन लोगों ने एयर स्पेस दी, इन लोगों ने यहाँ पे अटैक के लिए जगह दी। बिल्कुल उसके बाद वहां पे मामला इस कदर खराब हुए हैं कि ईरान अब कहता है कि आप लोगों ने ये स्टार्ट किया है, लेकिन इब्राहिम अल हदीदा इनके जो सुप्रीम काउंसिल सिक्योरिटी काउंसिल में होते हैं, उन्होंने कहा है कि ये अब आपके हाथ में नहीं रहेगा। एवरीथिंग इट इज नॉट इन योर हैंड्स। यस सो इन दिस वे एज अ मुस्लिम, एज अ पाकिस्तानी, हम ईरान के साथ तो खड़े हैं, जी लेकिन सॉलिडारिटी का ये मतलब नहीं है कि अमेरिकन सिफारत खाने में हम एहतजाज करने जाएं और वो 18 हमारे पाकिस्तानियों को ही मार मार दें दे और उसके बाद हमारे मुल्क में एक ऐसी चुप है। मैं इस वक्त सबसे ज्यादा मेंशन करना चाहूंगा प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मिस्टर शहबाज शरीफ साहब को, जो ऐसे करके कहते थे, मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप यू आर द मैन ऑफ द पीस, यू आर द मैन हु दिस सेंचुरी नीड्स द मोस्ट। यस व्हाट अ क्रैप, या क्या आपने फजूल बात की। अब आप देख रहे हैं किस तरह मुसलमानों के खून से होली खेली जा रही है एग्जैक्टली और आप एक साइलेंट मोड में बैठे हैं, आपसे एक बयान नहीं दिया जा रहा, आपसे इसराइल का नाम नहीं लिया जा रहा। जी ये पाकिस्तान है कि बनाना रिपब्लिक है? जी मार्क माई वर्ड्स, डेविड बिन गोरियन हु इज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इसराइल, उसने फर्स्ट अपनी जो कैबिनेट को से बात की थी, उसने कहा था देयर इज अनदर स्टेट व्हिच इज इमर्जिंग ऑन द बेस ऑफ आइडियोलॉजी यस व्हिच नेम इज पाकिस्तान, या सो बी वेयर ऑफ पाकिस्तान। अगर इसराइल, दुनिया में 2 सिर्फ मुमलिकतें हैं जो बनी है नजरिए की बुनियाद पे, आइडियोलॉजी की बुनियाद पे,
एक है ज़ायनिस्ट स्टेट इजराइल इजराइल जो कि बना है यहूदी माइंडसेट के हिसाब से, Mindset है। और एक है पाकिस्तान जो कि इस्लामिक माइंडसेट, इस्लामिक थ्योलॉजी के हिसाब से बना है। जी अगर वो अपने आप को इतना पुश बैक नहीं करते और अपने हम्म। आप को इतना फॉरवर्ड करके इस मामलात पे आ गए हैं, तो आपको क्या लगता है आपका एटॉमिक प्रोग्राम वो चलने देंगे? जी हम लोग एक बहुत बड़ी, वो कहते हैं ना, वी आर लिविंग इन अ फूल्स पैराडाइज, और इस फूल्स पैराडाइज का मतलब ये है कि हम बहुत जल्दी डूबेंगे, हम बहुत जल्दी पिसेंगे, और आने वाला वक्त पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छा नहीं होगा। सर रिसेंटली जैसे कल ही जिस तरह लोगों ने रैली निकाली है पाकिस्तान में, काफ़ी लोग निकले भी हैं अपने घरों से बाहर, तो वैसे तो कोई उनको अफसोस, मतलब उन्होंने शो नहीं किया गवर्नमेंट की तरफ से। कल शाम को ही ट्वीट्स आना शुरू हुए हैं, जो भी सिचुएशन है ईरान पे चल रही है, कुछ खामोशी है जैसे आपने भी बताया, लेकिन उसके अलावा जो लोग निकल रहे हैं उन पे भी शेलिंग हो रही है, और उनको मतलब 18 लोग मार दिए जैसे आपने बताया, शेलिंग कर रहे हैं। इसका क्या मतलब है? ये पीस मेकिंग होती है? इस तरह पीस मेकिंग को प्रमोट कर रहे हैं कि आप पीसफुल एहतजाज करें? इतनी बड़ी सिचुएशन पे पीसफुल एहतजाज कैसे हो सकता है? एक्सपेक्ट भी कैसे किया जा सकता है? देखिए, पाकिस्तान का मसला ये है कि फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग वी आर, कहना तो नहीं चाहिए, वी ऑलवेज प्लेड फॉर अमेरिका, या ठीक है, वी बिलीव्ड इन अमेरिका एंड दे ऑलवेज, यू कैन से, बेट्रेड अस। betrayed us. सो इन दिस वे पाकिस्तान के अंदर कल आपको पता है रैलियां निकली, और वो निकलनी थी, पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया में निकली, इंडिया में निकली, श्रीनगर में निकली, जी। दिल्ली में निकली। निकली। लेकिन सॉरी टू से यहाँ पे एक कराची में, कराची कॉन्सुलेट में थोड़े वो वायलेट हो गए लोग, जी, जी। तो उन्होंने बैश किया, उन्होंने जाके जलाया उसको, और अंदर से अमेरिकन स्नाइपर्स ने उन्हें गोलियां मारी, ठीक है। मैं मानता हूँ लीगल इम्यूनिटी होती है तमाम सफारत खानों को और तमाम एम्बेसीज को, लेकिन क्या पाकिस्तानियों का खून इतना सस्ता है? लेकिन अमेरिकन के पास पुरानी मिसाल मौजूद है ना। अगर रेमंड डेविस सड़कों पे चलते हुए पाकिस्तानियों को गोलियां मार सकता है और उसके बाद लीगल इम्यूनिटी लेके मुल्क छोड़ सकता है, तो व्हाट टू टॉक अबाउट कि आप, ये तो चलो इनके पास फिर भी एक जस्टिफाई था रीजन कि जी हमारे पे चढ़ दौड़े थे तो हमने गोली मार दी। सो पाकिस्तान के अंदर तो अमेरिकन, पाकिस्तान इज ऑलवेज, अमेरिकन ट्रीटेड एज अ कॉलोनी, दे डोंट ट्रीट इट एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट। दूसरी बात ये कि पाकिस्तान को आप देखिए, टाइमिंग देखिए कितनी इंपॉर्टेंट है। दे सराउंड पाकिस्तान विद अफगानी, यू कैन से, फितरतुल ख्वारिज एंड फितरतुल हिंदुस्तान, एंड द तालिबान एंड द टीटीपी बिकम इंडियाज प्रॉक्सीज। एंड ये सारा कुछ किस वक्त में हुआ? व्हेन नरेंद्र मोदी इज इन इजराइल। वहां पे बैठ के पूरी चीज को पॉलिसी डिस्कस हुई होगी। क्या कहा उसने? कहा इजराइल इज द फादरलैंड एंड इंडिया इज द मदरलैंड। सो आप उनकी थॉट प्रोसेस को देखें ना, वो जो बछड़े की पूजा वाला कॉन्सेप्ट है ना, वो हिंदुस्तान में मुझे लगता है ये इसराइलियों की बाकियात है। आगे चलते हैं, मूव फॉरवर्ड। सर जैसे अफगानिस्तान के बारे में बात कर रहे हैं, पाकिस्तान के, ठीक है, अफगानिस्तान ने लाइक किस तरह वो कर रहे हैं, लेकिन आपका इस चीज़ पे बिलीव नहीं है कि जो तालिबान को पनाह देना, उनको सिक्योरिटी देना, मुल्क के अंदर छुपा के रखना, ये समहाउ अफगानिस्तान को लिवरेज पाकिस्तान ने खुद ही शुरू से दी है इस बारे में? नहीं, देखिए मेरी एक बात सुने ना, इन द 80s मैं हमेशा कहता हूँ हमारे मुल्क में अगर सबसे ज्यादा किसी ने नुकसान किया वो द जनरल जिया रिजीम, उनके दौर में काफी नुकसान हुआ मुल्क का, कि उन्होंने देखा ही नहीं, पॉलिसी साजों ने भी नहीं देखा, और मुल्क चूंकि एक डिक्टेटरशिप के अंडर रूल था तो को बोलते हुए भी डरता था। सिलसिला कुछ यूं है कि जब आपने 80s में अफगानियों को अपने साथ जोड़ा कि जी हम उनको रशियन सोवियत के खिलाफ लड़ेंगे, तो मुझे अच्छी तरह याद है रोनाल्ड रीगन था या जो भी उनका प्रेसिडेंट था, वो कहता था दीज आर द फ्रीडम फाइटर्स, और इन लोगों को व्हाइट हाउस में बहुत ओवल ऑफिस में बड़ा इज्जत से बिठाया जाता था, और ज़ियाउल हक साहब बाकायदा कहते थे कि दिस ग्लास, और वो बाकायदा चेयर्स करते थे इन चीज़ों के ऊपर, वीडियोस मौजूद है, दिस फोटो एविडेंस। उसके बाद पाकिस्तान के अंदर मंशियात भी आई, पाकिस्तान में अंदर क्लैशिंग कल्चर भी आया, और आप जो इस वक्त पाकिस्तान में शिद्दत पसंद मिजाज देखते हैं वो ज़िया दौर की हमें गिफ्ट दिए गए। अब आगे आ जाए आप, अफगानियों के साथ हमने फिर ट्रेड एग्रीमेंट कर लिया, तालिबान गवर्नमेंट को तस्लीम कर लिया, फिर कंधार हाईजैक वाक़या हुआ, हिंदुस्तान का जहाज़ वहाँ पे आया, वो सारे मामलात हुए। उसके बाद 9/11 हुआ। 9/11 के बाद अमेरिका ने कहा जी कि आप या तो हमारे साथ रहेंगे या आपको हम पत्थर के दौर में धकेल देंगे। पाकिस्तान को ये कहा, पाकिस्तान हमेशा की तरह प्रेशर में आ गया, हम प्रेशर में आए, हमने उन्हें अपने बेसिस दिए, ये बातें सच है। अब इनको आप जितना मर्जी, वरना शमसी एयरबेस का क्या ताल्लुक है, वो जैकबाबाद के एयरबेस का क्या ताल्लुक है, कोई ना कोई तो ताल्लुक है ना। अब कहने का मकसद ये है कि उसके बाद जब आपकी अफगानियों के साथ और वो जो तालिबान के साथ वो ओवर द नाइट फ्रीडम फाइटर से बन के दहशतगर्द, उधर फिर आपकी एक लड़ाई शुरू हो गई, प्रॉक्सीज चलने लग गई। फिर अमेरिका ने क्या आके गेम चली, उन्होंने वहां पे आके डिफरेंट किस्म की तंजीमों को पनाह दी। इस वक्त जो पाकिस्तान बोया हुआ काट रहा है इन 2021 व्हेन अमेरिकन्स स्टार्ट एवैक्यूएट, यहाँ से निकलना शुरू किया उन्होंने, और उन्होंने यहाँ पे
$10 बिलियन का आर्म्स एंड एमुनिशन, इंक्लूडिंग बिग हेलीकॉप्टर्स, इंक्लूडिंग एमरैम्स, इंक्लूडिंग एपीसीज, इंक्लूडिंग टैंक्स, इंक्लूडिंग बिग फिक्स विंग एयरक्राफ्ट, ये छोड़ के जब गए तो तालिबान ने उनको ब्लैक मार्केट में टीटीपी को दिया, फलाने को दिया। इतनी मॉडर्नाइज उनके पास वेपन है कि वो रात में वो ट्रेसर बुलेट्स है उनके पास, इवन नाइट गॉगल्स है उनके पास, लेटेस्ट इक्विपमेंट है। अब जब वो ये छोड़ के गए तो तालिबान ने वो बेचा टीटीपी को, और तालिबान ने लिया पाकिस्तान से बदला। पाकिस्तान के साथ उन्होंने की इफाया नहीं किया। हमने यहाँ पे बैठ के इतने ज्यादा अफगानियों की मेजबानी की, इतना अरसा उन्हें यहाँ पे रखा, शादियां की, उनको अपना फैमिली पर्सन बना के रखा, लेकिन इन द रिटर्न हमें क्या मिला? बेट्रियल। याद रखिएगा, अफगानिस्तान की सरजमीन से हमेशा क्यों कामयाब नहीं हुआ अफगानिस्तान एज अ कंट्री? क्योंकि जब उनके मुल्क से कोई चला जाता है थक हार के लड़के, वो आपस में लड़ने लग जाते हैं। ये शुमाली इत्तेहाद क्या है, ये हक्कानी नेटवर्क क्या है, ये तालिबान क्या है, ये मुल्ला अब्दुल ज़ईफ क्या है, मुल्ला अब्दुल सलाम क्या है, ये छोटे ग्रुप्स हैं। अब ये सारे मिल गए, अब वो पाकिस्तान के खिलाफ इकट्ठे हो गए। और सॉरी टू से इंडिया ने एक पूरा प्लान किया था, क्योंकि इंडिया के 16 कौंसल खाने, ये जो मेजर गौरव आर्या आपने देखा होगा अक्सर बुलशिट बोल रहा होता है बैठ के अपने डिफरेंट किस्म के यूट्यूब चैनल्स पे, एंड ही कीप बार्किंग एंड बार्किंग अगेंस्ट पाकिस्तान, अगेंस्ट इंस्टीट्यूट्स ऑफ पाकिस्तान। सो अफगानियों ने प्लान किया इंडिया के साथ, बिकॉज अब वो उनकी पपेट है। उन्होंने आपके बॉर्डर को हॉट किया ताकि पाकिस्तान ईरान के साथ कोई भी काम ना कर सके। एंड ऑन द वेरी नेक्स्ट डे, इन द कहते हैं ना, इन द ब्लंट डे मॉर्निंग, ऐसे खुले डुल्ले रोशनी में उन्होंने अटैक किया ईरान पे। और इस वक्त ईरान की जो हालत आपके सामने है, नेवी ऑलमोस्ट उन्होंने काफी हद तक तबाह कर दी है। इस वक्त मिसाइल स्टॉक पाइल तो ईरान के पास ऑलमोस्ट, जहां तक मुझे लगता है, अभी भी 2,500 से 3,000 मिसाइल उनके पास मौजूद है, जिसमें फजर 1 है, खैबर 2 है, फजर 2 है, और डिफरेंट किस्म की सीरीज है। उसके अलावा कमाकाजी ड्रोन्स है उनके पास जिनको वो यूज कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान का क्या बनता था? वी शुड बैक ईरान, नॉट इन ओनली इन के जी हम इखलाकी और सिफारती मदद जारी रखेंगे, नहीं, हमें उनकी माली और अस्करी मदद भी करनी चाहिए। रीजन इज जस्ट वन, व्हेन इन द 1965 वॉर और इन द 1971 वॉर, ईरान ने अपनी एयर बेसिस पाकिस्तान के जहाजों को दी थी कि इफ इंडिया इतनी हैवी बम्बारमेंट करता है कि ये आपके रनवेज काबिल ही नहीं रहते जहाज को उड़ाने के, तो आप यहाँ से उड़ा के इंडिया पे कर सकते हैं। तो हमें इस वक्त ये सोचना चाहिए कि पाकिस्तान नेक्स्ट टारगेट है, मार्क माई वर्ड्स, in the next coming 2 to 3 years or 5 years, if the regime, Islamic regime of Iran will fall, then the next target will Pakistan. डोनाल्ड ट्रम्प इवन वार्नड अस कि अगर पाकिस्तान बीच में इन्वॉल्व हुआ तो अभी तो हमारा टारगेट नहीं है, लेकिन अगर इन्वॉल्व हुआ तो इसराइल का नेक्स्ट टारगेट वही पाकिस्तान ही है। बात यह है कि हम अमेरिका की खुशनुदी के 4 अल्फाज वो कहते थे, वाओ व्हाट अ मैन, शहबाज शरीफ, आई एम बिग फैन, एंड फील्ड मार्शल यू आर वेरी गुड। बहुत अच्छी बात है, ये बयानात अच्छे हैं, लेकिन सिर्फ बयानात की हद तक। और डोनाल्ड ट्रम्प तो एक ज़हनी मरीज है, ही इज नॉट सेन, ठीक है। वो कहते हैं ना, एक प्रॉपर्टी डीलर के लेवल का बंदा जब ऊपर आके बैठ जाए तो फिर हालात तो ऐसे ही होंगे। अमेरिका इस वक्त एक सफेद फार्म पागल के हाथ में, और उस पागल के हाथ में कुंजियां एटॉमिक बॉम्ब की, वो कहीं B-2 बॉम्बर चला जाता है। अब 2 एयरक्राफ्ट कैरियर आपने लाके खड़े कर दिए, एक USS इब्राहिम लिंकन है, एक US जेरार्ड एस फोर्ड है। अमेरिकन सेंटकॉम कमांड के लोग कहते हैं कि हमने जंग को अब बस रोकें। इस वक्त वो बहुत हद तक चाहते हैं कि जंग रुक जाए, क्योंकि जिस रिजीम को खत्म करना चाहते हैं वो प्राइमरीली खत्म हो गई। लेकिन ईरान में इस्लामिक इनकलाब को रोकना इतना आसान नहीं है। चाहे ईरान में 30% लोग हिजाब के खिलाफ है, चाहे 30-35% लोग कहते हैं कि जी हमारा किसी दीन से कोई ताल्लुक नहीं, हम मॉडर्न हैं, हम वाइब्रेंट हैं, हम रजा शाह पहलवी के मानने वाले हैं, वी आर द एंसेस्टर्स ऑफ क्या नाम लेते हैं, ये अपने आप को कहते हैं कि जी हम जरतुश्त के मानने वाले हैं, ठीक है। लेकिन स्टिल ईरान के अंदर इस्लामिक इनकलाब की जड़ें बहुत गहरी हैं। 47 साल का इनकलाब इतनी जल्दी नहीं उखेड़ा जा सकता। आज भी ईरान के अंदर 37% लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि हमारा दीन से कोई ताल्लुक नहीं। 8% लोग तो अपने आप को क्लेम एथियस्ट कहते हैं, डिफरेंट किस्म के सर्वेस मौजूद है। लेकिन ईरान की इस्लामिक रिजीम, ईरान की मिसाइल पावर और ईरान का महल्ले वकू उसको बड़ी हद तक फायदे भी देता है। आज ईरान ने 3 ऑयल टैंकर्स को निशाना बनाया। आपको भी पता है इस वक्त स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज जो है, अब नए हरमज, वो ब्लॉक हो गई है। 33 किलोमीटर चौड़ा एक छोटा सा पानी का पैसेज है समंदर का, जिधर से 40% ऑफ द वर्ल्ड ऑयल ट्रेड और 30% ऑफ द वर्ल्ड गैस ट्रेड गुजरती है। आपके पाकिस्तान में ओवर द नाइट 8 रुपए महंगा हो गया तेल। मार्क माई वर्ड्स, अगर डोनाल्ड ट्रम्प के मुताबिक ये 4 हफ्ते या अगले 4 महीने ये लड़ाई चलती है तो पाकिस्तान में 500 रुपए लीटर तेल होगा। क्या हम इस चीज के लिए तैयार बैठे हैं?
क्या हमारी जो ऊपर की जितने भी हमारे इदारे हैं और जितने भी हमारे पॉलिसी साज हैं वो इसके लिए चीज़ के लिए तैयार बैठे हैं? क्या शहबाज शरीफ साहब जो कि एक जहालत से भरपूर दिमाग रखते हैं, जब पंजाब में थे तो यहाँ पे स्मोक ले है और अब वहाँ पे गए हैं तो एक ऐसी फॉग आएगी, मुझे लगता है न्यूक्लियर विंटर आ जाएगा, क्योंकि हमारे वजीर आजम का कोई विजन नहीं है। हमने काउंसलर लेवल के बंदे को वजीर आजम बना दिया तो फिर आप भुगते, वो तो फिर इस तरह ही तारीफें करेगा। काउंसलर को फंड मिलते वो क्या करता है? वो अपने से ऊपर वालों की चेयरमैन की तारीफें करता है। इनको अमेरिका से फंड मिलते हैं, क्या करते हैं? ये तारीफें करते हैं। वो कहता है मैंने पाकिस्तान ने 7 जहाज गिरा दिए, बस इसी में खुश हैं हम, इसी में खुश रहना। अब उसने वो 11 कर दिए तादाद, दैट मीन्स उसने 4 पाकिस्तान के भी जोड़ दिए हैं। अब कल कल कोई पता नहीं वो कहे जी पाकिस्तान के भी 4 जहाज गिर गए। डोनाल्ड ट्रंप इज इनसेन, वो एक जाहिल आदमी, हम उसको क्यों सीरियस लेते, मेरी समझ से बाहर है। उसने कहा जी कि पीस ऑन अर्थ 2025 में, जब उसने 25 दिसंबर पे एक मैसेज दिया कि अगले साल तो जंग पे जंग वो लगाई जा रहा है। वेनेजुएला को वो खा गया, ईरान में वो लड़ाई कर रहा है, ठीक है। इस वक्त ईरान का सिर्फ साथ दे रही हिजबुल्लाह, जो कि ईरान की ही प्रॉक्सी है। कौन दे रहा साथ? सऊदी अरेबिया। कोई मुस्लिम। तो मैं इस पे आपसे ये पूछना चाहती थी कि अमेरिका की स्ट्रेटजी है ना शिया सुन्नी वो कॉन्फ्लिक्ट वाली, कि वो गल्फ कंट्रीज को और इस तरह कंट्रीज को अलग कर देंगे, तो वो कितनी किस्म का लग रहा है, आपको लग रहा है कामयाब हो रही है? सऊदी का क्या रोल है इस पे? देखिए मेरी बात सुने, बात ये है कि सऊदी अरब ने बेशक पाकिस्तान की बहुत जगहों पे मदद की और आज भी कर रहे हैं, हमारा उनके साथ एक डिफेंस एग्रीमेंट भी है, एंड आई अप्रिशिएट द आले सऊद फैमिली दैट दे ऑलवेज स्टूड विद पाकिस्तान इन एवरी थिक एंड थिन। बट द प्रॉब्लम इज दैट कि हमने सऊदी अरब को लिया हुआ है बहुत ज्यादा सीरियस। अगर आप देखें लार्जर पर्सपेक्टिव में, सऊदीज आर वेरी मच इन्वॉल्व विद अमेरिकन्स इन एवरी सॉर्ट ऑफ डील। आप फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग देख लें, आज तक सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ सिर्फ पैसे लोन पैसे लोन पैसे लोन। अब अगर हम ये देखें तो प्राइमरीली हम अगर अमेरिका को सिर्फ कहें, ये सारी जो शतरंज की बिसात है ये बिछाई ब्रिटिश ने, ब्रिटिश एम्पायर ने। उन्होंने ये सारा कॉन्फ्लिक्ट खड़ा किया। जैसे यहाँ पे कश्मीर को खड़ा करके गए, वहाँ पे बैतुल मकदस के मसले को खड़ा करके गए। जैसे यहाँ पे कश्मीरी पिसरा, वहाँ पे फ़लस्तीनी पिसरा। फ़र्क सिर्फ ये है कि फ़लस्तीनियों ने एक गलत फैसला किया, वो एक गलत फैसला आज तक उनके लिए सुहाने रूह है। वो गलत फैसला क्या था कि उन्होंने ज्यूस को पनाह दी कि चले कोई नहीं, आप पिसे हुए आए हैं, और ये जहाज़ों से उतर के काबिज हो गए। आले यहूद की और सहूनियत की एक फितरत है कि उनको आप कोई भी चीज़ दें वो उस पर कब्जा कर लेते हैं। अल्लाह ताला ने जब कुरान में कहा कि यहूदो हनूद तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते, मेरी समझ से बाहर है कि गल्फ रीजन के सारे कंट्री जिसमें प्राइमरीली सऊदी अरेबिया है, सऊदी अरेबिया इस वक्त मुंह से तो नहीं मान रहा कि हम ज्यूज के दोस्त हैं, लेकिन इंटरनली मुझे पता है ताल्लुकात है। वरना रियाद के ऊपर से मिसाइल जा रहे हैं, जहाज जा रहे हैं, इनको नहीं पता, इनके पास नहीं पेट्रियट बैटरीज। आप ईरान के मिसाइल गिरा सकते हैं, आप उनके गिराए ना, आप उनके जहाज क्यों नहीं गिराते? आप F-35 को क्यों नहीं गिराते? क्योंकि अमेरिका ने 200-300 बिलियन डॉलर का असला इन्हें बेच के इन्हें ये चूरन दिया कि मैं तुम्हें बचाऊंगा, बेसिस दो। जब 90s में इराक ने कुवैत पे अटैक किया तो अमेरिका ने एक डर बेचा, यहाँ पे ब्लैक डेजर्ट स्ट्रोम आके ऑपरेशन किया, ठीक है। पहले इराक को एम्फसाइज किया कि करो करो, वी आर विद यू, एंड आफ्टर दैट उन्होंने कुवैत के अंदर आके उसको कुवैत सिटी को छुड़ाया और इराक को ठीक ठाक ठुकाई लगी और इराक का हालत फिर बहुत डाउन हो गई। उससे पहले ईरान और इराक की लड़ाई कराई, वो 8 साल चली, 10 साल चली, जिसमें खमीनी साहब खुद भी लड़े, खामनेई साहब। अब कहने का मकसद ये है, जब ये इस तरह मुमलिकतों को कमजोर करते फिर उन्हें टेंशन देते हैं, हम आपके साथ बैठेंगे, हम आपकी सिक्योरिटी के मुहाफ़िज़ हैं। किधर है अमेरिकन सिक्योरिटी? वेयर आर अमेरिकन बैटरीज? अगर ईरान पेनिट्रेट कर रहा है आयरन डोम को, अगर ईरान पेनिट्रेट कर रहा है डेविड स्लिंग को, अगर ईरान पेनिट्रेट कर रहा है पेट्रियट को, अगर ईरान पेनिट्रेट कर रहा है थार्ड को, तो दैट मींस अमेरिकन्स एंड इजराइलीज आर नॉट इनविंसिबल। We can hit them very hard. अगर ईरान की टेक्नोलॉजी जो कि हम फरसूदा समझते हैं, अगर ईरान की एयरफोर्स जो कि बैकवर्ड है और ईरान के पास F-14 टॉमकैट्स है या MiG-29 है या MiG-27 है, पुरानी टेक्नोलॉजी सारी रशियन, और उसके अलावा उनकी जो देखा जाए तो उनकी मिसाइल टेक्नोलॉजी और उनकी जो कमाकाजी ड्रोन्स हैं उनकी टेक्नोलॉजी के ऊपर वो चलते हैं। क्या ईरानियों ने हथियार डाले? क्या सुप्रीम लीडर के शहीद होने के 24 घंटे बाद भी ईरानियों का जज्बा मुतजलजल हुआ? तो अरब वर्ल्ड को ये क्यों नहीं समझ आता? वाई आर दे आर लिविंग इन अ फॉल्सहुड के जी हम बच जाएंगे, आप भी निशाना बनेंगे। एक मिसाइल चला है और दुबई के अंदर लोग पागलों की तरह दौड़े हैं। द सेफेस्ट प्लेस फॉर टूरिज्म, फॉर डेवलपमेंट एंड फॉर बिजनेस।
लेकिन अरब कंट्रीज आपको लगता है ना झुक सकते हैं, जैसे आयतुल्लाह तो झुके नहीं ना, बट पॉइंट असल बात ही यही थी कि उन्होंने ये झुके हुए हैं, झुक सकते क्या, क्या ये झुके मतलब हुए तो क्या हैं। है, ये तो मतलब सेफ नहीं रहेंगे, अगर झुके रहेंगे तो सेफ नहीं रहेंगे। गुलाम की कभी कोई जिंदगी नहीं होती, जी। और गुलाम की कभी कोई इज्जत नहीं होती, और गुलाम की कभी कोई चीज उसकी नेक्स्ट अपनी टारगेट हो नहीं होती, सकते हैं। उससे जब दिल चाहे छीन ली जाती है। वो बेशक। चाहे जमीन हो, चाहे इज्जत हो, और चाहे ईमान हो। और जिन लोगों ने अपनी रूह ही बेची हो, उनके लिए जमीन और इज्जत को मेरे ख्याल में वैल्यू नहीं रखती। अब कहने का मकसद ये है कि ईरान इस वक्त लड़ रहा है, हम सब की जंग लड़ रहा है। बेशक ईरान का कामयाब होना हम सब की कामयाबी है, वरना मार्क माई वर्ड्स, यही पाकिस्तान होगा, यही अरब दुनिया होगी, और यही खामोश जुबानें होंगी, और हम तड़पते फिर रहे होंगे, क्योंकि इन्होंने हमारी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी हमारे से वापस लेनी है। नेतन्याहू ने एक दफा नहीं, बारहा दफा कहा है कि ईरान के बाद जो सबसे बड़ी इमिनेंट थ्रेट है वो पाकिस्तान है, बिकॉज ऑफ द न्यूक्लियर वेपन्स। यू आर सेफ बिकॉज ऑफ अ स्ट्रॉन्ग आर्मी एंड बिकॉज ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। हमारे पास और है क्या दिखाने के लिए? वो भी खत्म कर हम हर तीसरे दिन तो आईएमएफ के पास होते। अब आईएमएफ क्यों चुप है? पाकिस्तान पे प्रेशर क्यों नहीं डाल रहा? क्योंकि हम ट्रम्प साहब की गोदी में बैठ के, वो कहते हैं ना, रागनी गा रहे। तो जब तक रागनी गाते रहेंगे जिंदगी अच्छी रहेगी। जिस तरह मुशर्रफ साहब के दौर में हम बुश की गोद में बैठ के रागनी गा रहे थे। रागनी गाने का बहुत शौक है हमें। सर, अगर ईरान को सपोर्ट नहीं मिलती है बाकी अरब कंट्रीज से, जो कि फिलहाल तक तो नहीं मिल रही है, मिलनी भी नहीं नहीं। मिलनी ना, तो अब जो इतना बड़ा टारगेट किया है आयतुल्लाह पर, तो आपको क्या लगता है नेक्स्ट स्टैंड क्या होगा ईरान की तरफ से? मतलब अभी तक तो मिसाइल्स और ड्रोन्स का ही हो रहा है, इससे वर्स्ट कुछ हो सकता है? वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट हो सकती है इनकी तरफ से? ये जंग रुकेगी नहीं रुकेगी। एंड ऑफ टाइम्स में 3-4 चीजों का तस्करा है। एक तो किताल जमीन में बहुत होगा, कत्लेआम। दूसरा, एक बहुत बड़ी जंग का जिक्र है, नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बहुत बड़ी एक जंग होगी। अच्छा। उस जंग को इस्लाम में कहा जाता है, अहादीस की रोशनी में कहा जाता है मलामतुल कुबरा और मलामतुल उज़्मा। लेकिन इन द थ्योरी ऑफ बाइबल और इन द थ्योरी ऑफ, यू कैन से, क्रिश्चियंस, उसको कहा जाता है आर्मगेडोन, अ वेरी वेरी बिग वॉर। अहादीस की रोशनी में कुछ अल्फाज ऐसे मिलते हैं कि अगर किसी इंसान के खानदान में 100 लोग होंगे या उसके 100 बेटे होंगे, तो इतना कत्लेआम होगा कि सिर्फ एक बचेगा। कहने का मकसद ये है कि इस वक्त फितनों का दौर है, दौर फितन है, और जिस तरह सहूनियत और कुफार मुसलमानों पे गलबा पा रहे हैं, तो वो वक्त दूर नहीं कि हमें इमाम मेहदी का ज़हूर और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की आमद का पता लग जाएगा। और दूसरी चीज़ ये कि जो हमें एक और चीज़ दीन की रोशनी में मिलती है कि ईसाइयों का, मसीहियों का एक ग्रोह मुसलमानों के साथ मिल के लड़ेगा, उसके और मिल के लड़ेगा ज्यूस के खिलाफ, सहूनियत के खिलाफ, ज़ायनिज़्म के खिलाफ, ज़ायनिस्ट लॉबी के खिलाफ। वो ग्रुप, मुझे जहां तक लगता है, मे बी आई एम राइट और रॉन्ग, वो है रशियंस। बिकॉज द रीजन बिहाइंड इज दैट 47% ऑफ द, यू कैन से, आर्मी ऑफ रशिया इज बिलोंग्स टू नियर बाय मुस्लिम्स। ठीक है, उनमें चेचनिया भी है, रमजान कादरोफ की भी उनकी एक पूरी फौज खड़ी हुई है जो कि चेचनियन रीजन में हिफाजत करती है रशियन स्टेट्स की। और आपने देखा होगा कि व्लादिमीर पुतिन जो है वो बड़े बाअमल क्रिश्चियन है। जो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी है वो बड़ी बाअमल है। ये कैथोलिक की तरह ये नहीं करते कि एक शीशे के पीछे खड़े होकर कहते हैं तुम्हारे सारे गुनाह माफ, वो उन्हें पता है आखिरत का दिन आना है। अब वक्त का जो है तायुन वो हम नहीं कर सकते, लेकिन एक बात रोजे रोशन की तरह यहाँ है कि ये खित्ता प्राइमरली सब कॉन्टिनेंट जिसके बारे में कहा गया यहाँ पे गज़वा हिंद होगा और डिफरेंट किस्म की अहादीस इसकी रोशनी में मिलती है। साथ साथ इस वक्त पाकिस्तान को 2 जगह से 2 फ्रंट वॉर का पूरा खदशा है कि इधर से अफगानिस्तान अटैक करेगा, और डॉक्टर इसरार साहब ने भी इसकी बारे में प्रेडिक्ट किया था कि इस तरफ से हिंदुस्तान अटैक करेगा, इधर से अफगानिस्तान अटैक करेगा। और खवारिज को मारना ये तो हमारे दीन से साबित है। लेकिन साथ साथ एक और मैं बात कहता चलूं, इस वक्त पाकिस्तान को, ईरान को फुल सपोर्ट करना चाहिए ऑन एवरी डिप्लोमेटिक फोरम इन टर्म्स ऑफ आर्म्स एंड एम्युनिशन। भाड़ में गया अमेरिका, यार अमेरिका खुदा नहीं है, अमेरिका कुछ नहीं कर सकता। अगर ईरानियों ने, देखे दुनिया से तो जाना है ना, तो क्या अगर वो भी चाहते वो भी रशिया जा सकते थे। 6 महीने पहले ऑप्शन था खामनाई के पास कि वो मॉस्को जा सकते थे, बट ही स्टिल चोज डेथ। ठीक है, उन्होंने कहा कि वो टीपू सुल्तान का कॉल है ना, शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल जिंदगी से बेहतर है। तो बेहतर नहीं है कि हम
इन मकारों से जिनको हम समझते हैं कि वो दुनिया में इंसानियत के लंबरदार है, वो एप्स्टीन फाइल्स बनाते हैं जी जिनको हम सॉरी मैं आपको यहाँ इंटरप्ट करूँ, लेकिन आपको लगता है कि एप्स्टीन का फाइल का थोड़ा सा रोल है यहाँ पे, कि लोग कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रम्प ने उसकी तरफ से अटेंशन हटाने के लिए ये सारा वॉर का सीन किया, एप्स्टीन फाइल को काफी इन्वॉल्व कर रहे हैं लोग इसमें। वो बहुत छोटा सम हो रहा है। ये पहली बार तो ईरान के ऊपर नहीं आए, ये पहली बार तो पाकिस्तान के ऊपर नहीं आए, ये पहली बार तो मुसलमान मुल्कों पे नहीं आए। इससे पहले इन्होंने बारियां लगाई है पूरी। 90s में एक एजेंडा आया था, अगर आप हेनरी किसिंजर की किताब पढ़ें द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, उसके अंदर इन सारी चीजों की गुत्थियां बहुत पुरानी सुलझी नहीं। उन्होंने पहले देखे किस तरह उन्होंने इजराइल के इर्द गिर्द पूरा हिसार बना के किस तरह एक एक मुल्क को एलिमिनेट किया, 1 2 3, ये जी पहले जी इराक गया, ये जी फिर इधर अफगानिस्तान के अंदर तालिबान रजीम है, ये भी गई, इधर से आज अच्छा जी लिबिया भी गया, इधर से सीरिया भी गया, ठीक है, जॉर्डन वगैरह बाकी तो सारे उनकी जेब में है। एक रह गया था ईरान, जो कि एक स्ट्रॉन्ग मुल्क था। उससे पहले उन्होंने ईरान की प्रॉक्सीज को खत्म किया। दे एलिमिनेट हिजबुल्लाह, दे एलिमिनेट हमास विद ऑल देयर लीडरशिप। इधर भी तो देख लें, सुबह से 48 सुप्रीम कमांडर्स को खत्म कर दिया गया। रिमेंबर वन थिंग, कि हम लोगों को लगता है कि यहूदो हनूद कुफार ये जितने भी हैं ये हमारे दोस्त हैं। एक बार याद रखिएगा, जब वो यहाँ पे बड़े सगीर में आए गोरे, ये सारा अजाब डाला हुआ है ब्रिटेन का। आगे ना जंग में केम स्टामर ने क्या कहा है, हमारे आप एयर बेसिस यूज कर सकते हैं। आप देखिएगा ये किस तरह मुसलमानों पे हमलावर होते हैं। दोबारा नेटो पूरा इन्वॉल्व होगा। अभी स्पेन तो दे रहा स्टेटमेंट्स, आ गया बरतानिया जंग में, आगे आगे अब देखें होता है क्या। सर नॉर्थ कोरिया पे क्यों नहीं जाते अमेरिका वाले वहाँ? देखिए मतलब, और आई थिंक उन्होंने कहा भी है कि अगर अमेरिका इसमें इन्वॉल्व होता है तो वो ईरान के साथ स्टैंड करेंगे। नहीं, वो देखिए स्टेटमेंट देना, चाइना ने भी स्टेटमेंट्स दिए। हमें ऐसे लगता है कि हमें चाइना बचा लेगा। हम इतनी को अहमकों की जन्नत में रहने वाली कौम है ना, कि चाइना एक कारोबारी मुल्क है और उनकी एक स्टेटमेंट है कि 2040 तक वो किसी भी कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा नहीं बनेंगे। वो फोकस करके बैठे अपनी तरक्की पे, वो उसी में चल रहे हैं, ठीक है। और एक बार याद रखिए, लादीनियत वाला मुल्क है, वो किसी खुदा को नहीं मानते, दे आर एथिस्ट, तो वो क्यों आपकी मदद करेंगे? जब आप कलमे वाले एक दूसरे के साथ नहीं खड़े हो सकते, तो वो लोग जो कलमे को मानते ही नहीं, वो आपके साथ क्यों खड़े होंगे? वाई? हम विक्टर गाओ की जितनी मर्जी स्टेटमेंट्स को जोड़ते रहेंगे, पाकिस्तान के लिए, चाइना के लिए पाकिस्तान ऐसे ही है जैसे अमेरिका के लिए इसराइल, ये सब बातें हैं। अगर ऐसी बात थी तो मशरिकी पाकिस्तान क्यों अलहदा होता? चाइना हमारा साथ देता। चाइना ने हमसे एक्साई चीन का एरिया क्यों लिया? उसके बाद ही हमारे ताल्लुकात बढ़े। बेशक आज चाइना हमारा बहुत बड़ा इत्तेहादी और हमें बहुत कुछ सप्लाई कर रहा है, लेकिन याद रखिएगा जो दुनिया है इसमें दोस्तियां नहीं होती, इसमें जरूरतें होती हैं। और जब आपकी जरूरत पूरी हो जाती है, फिर आपको इस तरह ही तनहा छोड़ा जाता है जैसे ईरान को छोड़ दिया। एंड सर व्हाट डू यू थिंक कि इसराइल को जो शुरू से पहले उसने फ़लस्तीन पे किया और फिर अब इस तरह कर रहा है, आपको लगता है इसराइल एज इटसेल्फ कोई एक स्ट्रॉन्ग कंट्री है या फिर सिर्फ अमेरिका की? इसराइल सॉरी टू से, अगर आपकी पॉडकास्ट में ये लफ्ज आप लोग काटना चाहे काट दें। कायस मोहम्मद अली जिन्ना, द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, एंड मैं कहता हूँ मोहसिन पाकिस्तान, उनके एक लफ्ज बड़ा प्यारा, इसराइल इज द बास्टर्ड चाइल्ड ऑफ यूरोप। ठीक है, तो जो नाजायज बच्चे होते हैं ना, उनके ऊपर अगर कोई बैठा ना हो ना, तो वो बस मोहल्ले में बदमाशियां करते हैं और उसके बाद मार खाते हैं। आज अमेरिका ऐसे हट जाए, ये अरब कंट्रीज ही इजराइल की बोटियां नोच लेंगे। ये अमेरिका की आशीर्वाद से ही वो खड़ा है इस मुल्क, वरना इजराइल इज नथिंग, दे आर नथिंग। दे आर अ बंच ऑफ, यू कैन से, ये क्या कहते हैं, ये स्ट्रे डॉग्स नहीं होते, आवारा कुत्तों का एक झुंड है, वो काटता फिर रहा है मुसलमानों को। और मुसलमान इस वक्त डरी हुई बकरियां बने हुए, कि वो ये नहीं देख रहे कि पीछे से हमें किस पे हाथ डाल रहा है, वो बस दीवार की तरफ देख रहे हैं कि शायद मुझ पे नहीं हाथ डालेगा। कबूतर आंखें बंद करी रखे, बिल्ली ने तो आगे ले ही जाना। ट्वीट्स पे चलता है पाकिस्तान, बिल्कुल ऐसे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और हम कमेंट सेक्शन में आपकी राय जानना चाहेंगे कि आप वर्ल्ड वॉर 3 को किस तरह देखते हैं और आपकी क्या राय है इसके बारे में, और क्या मुसलमान कंट्रीज़ को ऑल ओवर द वर्ल्ड ईरान के साथ खड़ा होना चाहिए और यकजहती का मुजाहरा करना चाहिए। कमेंट सेक्शन में अपनी राय बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।